आखिरकार हमास ने इजराइल को अपनी शर्तें मनवाने पर मजबूर कर ही दिया। बरोज इतवार मिस्र के काहिरा में डील को लेकर बातचीत में इजराइल की तरफ से ये इशारा दिया गया है कि उसने हमास की कुछ शर्तों पर राजी होने के इम्कान हैं और शायद इस बार हमास के साथ ये डील हो जाए। दुनिया की इतनी बड़ी ताकत इजराइल जो दावा करता है कि उसके पास किसी भी मुल्क से लड़ने का जज्बा और कुव्वत है, लेकिन इसी बड़ी ताकत को एक छोटे से लड़ाकू ग्रुप ने आईना दिखा दिया कि वो कहां खड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल एक मजबूत मुल्क है जो किसी को भी अमेरिका की मदद से धूल चटा सकता है, लेकिन इस बार दुनिया ने देख लिया है कि इसी मुल्क को फिलिस्तीनियों ने बर्बाद होने के बाद भी अपने आगे झुकने को मजबूर कर दिया। आपको बता दें, मिस्र के अल काहिरा न्यूज चैनल ने मिस्र के एक सीनियर जराये का हवाला देते हुए बरोज पीर को कहा कि गजा जंग में सीज फायर पर काहिरा में कामयाबी मिल रही है और सभी फरीक बुनियादी बातों पर सहमत हुए हैं। हमास के खिलाफ अपने हमले के 6 महीने बाद इजराइल ने भी सालिसी की बातचीत के नए दौर के बारे में उम्मीद का इजहार किया है। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स की हफ्ते को आमद के बाद इजराइल और हमास ने इतवार को मिस्र में टीमें भेजी, जिनकी शिरकत के बाद एक मुआहदे के लिए अमेरिकी दबाव पड़ा जो गजा में कैदियों को आजाद करेगा और वहां इंसानी बहरान को कम करेगा। पीर को हमास की ओर से फौरन कोई जवाब नहीं आया। यरूशलेम में इजरायली वजीर खारजा काट्स ने काहिरा बातचीत को नवंबर के सीज फायर के बाद से किसी समझौते के सबसे करीब बताया, जिसके तहत हमास ने दर्जनों कैदियों को आजाद कर दिया था। उन्होंने इजराइल की आर्मी रेडियो से कहा, हम बातचीत में एक अहम पॉइंट पर पहुंच गए हैं। अगर ये काम करता है तो बड़ी तादाद में कैदी घर आ जाएंगे। अल काहिरा के मुताबिक हमास और कतर के वफ्द काहिरा से चले गए और आखिरी समझौते की शर्तों पर सहमत होने के लिए 2 दिनों के अंदर लौट आएंगे, जबकि इजराइल और अमेरिकी वफ्द कुछ घंटों के भीतर निकल जाएंगे। इसमें कहा गया कि अगले 48 घंटों में सलाह मशवरा जारी रहेगा। हमास जंग को खत्म करने, सभी इजरायली फौजियों की पूरी तरह से वापसी और बेघर गजावासियों की वापसी के लिए कोई समझौता करना चाहता है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इतवार को कहा कि बढ़ते आलमी दबाव के बावजूद इजराइल हमास की ज्यादातर मांगों के आगे नहीं झुकेगा, लेकिन इजरायली अफसरान ने नॉर्थ गजा से बेघर कुछ फिलिस्तीनियों को वहां लौटने की इजाजत देने की ख्वाहिश का इजहार दिया है। आपको ये भी बता दें कि साउथ गजा से इजराइल ने अपने फौजी दस्ते की वापसी करा ली है और वहां कुछ बेघर फिलिस्तीनी वापसी भी करने लगे हैं। यरूशलेम में हजारों इजरायली एहतजाजियों ने इतवार को रैली कर हुकूमत से कैदियों को वापस लाने के लिए और ज्यादा कदम उठाने की मांग की। वेस्टर्न देशों ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि वो फिलिस्तीनी शहरियों की नाकाबिले कबूल तौर पर बड़ी तादाद और गजा में इंसानी तौर को देखते हैं, जो हमास को खत्म करने के इजराइल की मुहिम के नतीजे में हैं। कई इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इतवार को मीडिएटर्स के बीच हुई डील को लेकर बातचीत काफी अच्छी रही। बातचीत में मौजूद कुछ अफसरान ने इसलिए इशारा दे दिया है कि इस बार डील मुमकिन है, क्योंकि इजराइल हमास की कुछ शर्तों को मान रहा है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या वाकई नेतन्याहू हमास की शर्तों को मानकर दुनिया के सामने मुंह की खाने वाला है या फिर वो इस डील को मुकम्मल होने में अड़चने पैदा करेगा। हिमाचल प्रदेश में ईद के मौके पर मुस्लिम खवातीन सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। हिमाचल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ईद के दिन मुस्लिम खवातीन को मुफ्त में बस का सफर करवाने का ऐलान किया है। जराये की माने तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बसों में ये सहूलियत ईद के दिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक फराम होगी। फ्री बस यात्रा की सहूलियत सिर्फ रियासत के अंदर ही मिलेगी। रियासत से बाहर जाने पर किराया चुकाना होगा। सहूलियत हासिल करने के लिए खवातीन को आधार कार्ड या पहचान पत्र दिखाना होगा। बता दें कि 2021 में भी खवातीन को ऐसी सहूलियत मिली थी। यूपी की अमरोहा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली का जबरदस्त मुखालिफत देखने को मिला है। दानिश अली अमरोहा मुस्लिम इलाके में इंतखाबी मुहिम के लिए आए थे, जहां लोगों ने उनका शदीद मुखालिफत की। इस दौरान कई लोग उनकी गाड़ी पर चढ़ गए और उनके वापस जाने की नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली की मुखालिफत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग उनकी गाड़ी के आगे नारेबाजी करते दिख रहे हैं। इस बीच कुछ लोग उनकी गाड़ी पर भी चढ़ जाते हैं। लोगों में उन्हें लेकर खासा गुस्सा देखा गया। मकामी लोगों का इल्जाम है कि पिछले 5 सालों में दानिश अली कभी इस इलाके में नहीं आए और न ही यहाँ की तरक्याती कामों पर ध्यान दिया। एहतजाज करने वालों में भी ज्यादातर लोग मुस्लिम समाज के थे। बता दें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दानिश अली अपने हामियों के साथ अमरोहा की जामा मस्जिद पर भी पहुंचे थे। इसके अलावा नौगावा सादात में भी लोगों से वोट मांगने गए थे।
नौगावा सादात नई बस्ती में वाक़ जामा मस्जिद के सामने जैसे ही उनकी कार पहुंची तो तुरंत ही बड़ी तादाद में इकट्ठा लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। ये सब लोग नमाज पढ़कर जामा मस्जिद से निकले थे। खुद को घिरता देख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दानिश अली कार में बैठे रहे। इस दौरान एक नौजवान ने कार के बोनट पर कूदने की कोशिश की तो किसी तरह से हंगामा कर रहे लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दानिश अली की कार के आगे से हटाया गया, जिसके बाद ड्राइवर कार को निकालकर भीड़ के बीच से ले गया। बीते महीने गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले कुछ गैर मुल्की तलबा पर नमाज अदा करने के दौरान हमले की खबर सामने आई थी। वहीं अब तनाज़े के बाद यूनिवर्सिटी के एहलकारों ने एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, गुजरात यूनिवर्सिटी के एहलकारों ने अफगानिस्तान के 7 तलबा को नोटिस जारी किया है। नोटिस में तलबा को हॉस्टल खाली करने की हिदायत दी गई है। जानकारी के मुताबिक इनमें से 5 तलबा ने हिदायत मान भी ली है। बता दें, इस बात की जानकारी अफगानिस्तान कॉन्सुलेट को देकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने उन्हें वापस अपने मुल्क लौटने की इंतजामात की। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात यूनिवर्सिटी में तकरीबन 150 गैर मुल्की तलबा पढ़ाई करते हैं। वहीं अब पढ़ाई खत्म होने के बाद भी गुजरात यूनिवर्सिटी के गैर मुल्की हॉस्टल में गैर कानूनी तरीके से रहने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नीरजा गुप्ता ने कहा कि जो भी गैर मुल्की तलबा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है, लेकिन 7 स्टूडेंट्स लंबे वक्त से अलग अलग वजह बताकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने की कोशिश कर रही हैं। ये ऐसे तलबा हैं जो अब साबिक तलबा की कैटेगरी में शामिल हैं और रूल्स के मुताबिक उन्हें यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जिसकी वजह से हम उन्हें अपने मुल्क में लौटने के लिए हुक्म दे रहे हैं। इस बात की जानकारी उनके कॉन्सुलेट को दे दी गई है। मालदीव की मोहम्मद मुइज़्ज़ू हुकूमत के वज़रा का भारत मुखालिफत रुख देखने को मिला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तबसीरे के बाद मुअत्तल वज़रा मरियम ने अब तिरंगे की बेइज्जती की। आपको बताते, इस बार अपोजिशन को उन्होंने निशाना बनाने के दौरान भारत के परचम के खिलाफ एक मुतनाज़े पोस्ट भी किए। आपको बता दें, मरियम शियोना ने अपोजिशन दल एमडीपी को निशाना बनाते हुए एक पोस्ट शेयर किया था। उस पोस्ट में एमडीपी के लोगों की जगह हिंदुस्तानी परचम में लगे अशोक चक्र को लगाया गया था। तो अब ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। वहीं जैसे ही उनका ये पोस्ट सामने आया वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। उनके इस पोस्ट पर भारत के सोशल मीडिया यूजर्स ने भारी एतराज जताया था और सदर मुइज़्ज़ू से मांग की वो शियोना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जिसके बाद एक्स पर एक और पोस्ट करके माफी मांगी। उन्होंने लिखा, मैं अपनी हालिया पोस्ट के कंटेंट की वजह से हुए किसी भी जुर्म के लिए ईमानदारी से माफ़ी मांगती हूं। मुझे बताया गया है कि मालदीव की अपोजिशन पार्टी एमडीपी को लेकर मैंने जो तस्वीर इस्तेमाल की है वो हिंदुस्तानी परचम से मिलती जुलती है। मैं ये वाजे करना चाहती हूं कि ये पूरी तरह से अनजाने में हुआ है और इसकी वजह से हुई किसी भी गलतफहमी के लिए बेहद खेद है। शियोना ने आगे लिखा कि मालदीव भारत की इज्जत करता है और उसके साथ अपने रिश्तों को गहराई से अहमियत दे। बता दें, दूसरी बार है जब शियोना ने भारत को लेकर कोई मुतनाज़े पोस्ट किए हों। इससे पहले इसी साल की शुरुआत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरों पर शियोना समेत मालदीव के कुछ अफसरान ने गैर मुनासिब ट्वीट किया था। आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में जोर शोर से जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में एक रैली से खिताब किया। इस दौरान पीएम ने कहा, मुल्क की गरीब आवाम आज कह रही है खर्च कम कराए, बचत बढ़ाए, बार बार फिर एक बार मोदी सरकार। इस योजना की वजह से गरीबों के 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बच गए हैं, जो उनको बीमारी के लिए खर्च करना पड़ता। मोदी ने जो 11,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं, उन पर 80% छूट के साथ दवा दी जाती है। 80% डिस्काउंट। इससे भी गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए दवाई खरीदने में जो खर्च होता था ना, उसमें बचत हो गई है। आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने दावा किया है कि मुल्क में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बदउनवानी हुई है, कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई है। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, सुनवाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में पर्दे के पीछे देश की जनता से छिपाकर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। और यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ। नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के धनौरा लोकसभा उम्मीदवार ओमकार सिंह मरकाम के हक में जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में एक बीजेपी नेता ने आदिवासी के सिर पर पेशाब किया, ये इनके ख्यालात हैं। पता नहीं आपने वायरल वीडियो देखा या नहीं। बीजेपी का एक नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था। देखा आपने? देखा ना? और वीडियो लेकर उस वीडियो को ये लोग वायरल कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहे हैं और फिर उसी वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। कांग्रेस ने पार्टी के मैनिफेस्टो की बराबरी मुस्लिम लीग से करने पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बता दें, पीएम मोदी ने 6 अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक रैली से खिताब करते हुए ये तबसरा किया था। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा था कि इसके हर पन्ने से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बू आ रही है। पीएम मोदी ने कहा, मुस्लिम लीग से छाप वाले इस मैनिफेस्टो में जो कुछ बचा था उस पर वामपंथी हावी हो गए हैं। आज कांग्रेस के पास ना तो उसूल है ना ही पॉलिसियां। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस ने सब कुछ ठेके पर दे दिया है और पूरी पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है। वहीं पीएम के इस बयान के खिलाफ अब कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसकी जानकारी खुद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार तेलंगाना के साबिक वजीर आला केसीआर की बेटी और बीआरएस लीडर के कविता को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता की अर्जी जमानत खारिज कर दी है, इसलिए के कविता फिलहाल ईडी की हिरासत में है। बता दें कि कविता ने अपने 16 साल के बेटे के एग्जाम का हवाला देते हुए अर्जी जमानत मांगी थी, जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 अप्रैल को कविता और ईडी की तरफ से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया था और कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान के कविता की तरफ से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएमएलए के एक्ट 45 का हवाला दिया था, जो खवातीन को प्रोवाइड एक्सेप्शंस करता है। सिंघवी ने अपनी दलील में कहा था, ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में है या छोटा है, वो 16 साल का है, लेकिन यहाँ मुद्दा अलग है। ये एक माँ का अपने बच्चे के लिए अखलाकी और जज्बाती हिमायत का मुद्दा है। मनु सिंघवी ने आगे ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ऑल इंडिया रेडियो पर इम्तिहान के दबाव को लेकर बात कही गई थी, इसलिए के कविता को उनके बेटे के साथ रहने दिया जाए, जिस पर कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया कि के कविता रिश्वत देने वाले अहम लोगों में से एक हैं। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत बीजेपी कैंडिडेट बनने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में हैं। वहीं अब एक बार फिर कंगना को लेकर नया तनाजा खड़ा हो गया है। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र में अपोजिशन लीडर विजय ने कंगना पर बीफ खाने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने कंगना को टिकट दिया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें बीफ पसंद है और वो खाती हैं। वहीं अब विजय के बयान पर कंगना ने भी पलटवार किया है। कंगना ने पीर को ट्वीट कर कहा, मैं बीफ या किसी भी तरह का रेड मीट नहीं खाती। ये बेहद शर्मनाक है कि मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। मैं दहाइयों से यौगिक और आयुर्वेदिक तर्ज़े जिंदगी की वकालत करती आई हूँ और उन्हें बढ़ावा भी देती हूँ, इसलिए मेरा किरदार खराब करने की ये कोशिश बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक प्राउड हिंदू हूँ, कोई भी उन्हें गुमराह नहीं कर सकता। लोकसभा इंतखाब में जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है। सूबे के 2 साबिक वजीर आला इस लोकसभा हलके से इंतखाबी मैदान में आमने सामने हैं। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती इस सीट पर पार्टी की उम्मीदवार होंगी, जिनका मुकाबला साबिक सीएम और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद से होगा। पीडीपी के जरिए अनंतनाग से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। मुफ्ती ने कहा, हम 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। जम्मू और बाकी जगहों पर हम कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं। आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसी वजह से हम इंडिया इत्तेहाद की हिमायत कर रहे हैं।
मुफ्ती पहले भी अनंतनाग सीट से एमपी रही हैं, लेकिन इस बार यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर कश्मीर में फिर अपनी जड़ें ढूंढ रहे सीनियर नेता गुलाम नबी आज़ाद भी अनंतनाग सीट से ही ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में मुकाबला देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 2 साबिक सीएम आमने सामने होंगे। उत्तर प्रदेश के साबिक डीजीपी विजय कुमार अपनी बीवी के साथ यूपी के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इन्हीं के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी कई लीडर आज बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें, आज यानी कि पीर को बीजेपी के लखनऊ में बने दफ्तर में साबिक डीजीपी विजय कुमार और उनकी बीवी के साथ कई पार्टी के लीडरों को बीजेपी की रुकनियत दिलाई गई। इन लीडरों को रुकनियत दिलाने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पार्टियों में काम करने वाले बड़े सियासी लीडरों ने बीजेपी की रुकनियत कबूल की है। मैं सभी का इस्तकबाल करता हूं। हम सबसे दरख्वास्त करते हैं कि सब लोग जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें अक्सरियत से जुटाने के लिए काम करेंगे। पंजाब में वारिस पंजाब डे के सरबरा और खालिस्तानी सपोर्टर अमृतपाल सिंह को असम की जेल से पंजाब की जेल में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर पेश किया गया। मार्च से ठीक एक दिन पहले यानी कि इतवार को उसकी मां बलविंदर कौर को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आलम विजय सिंह ने बीते इतवार को बताया कि अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर को अदालती हिरासत में भेजा गया है। डीसीपी ने कहा कि उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया गया है, ताहम उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। आपको बताते चले, अमृतपाल सिंह को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ कौमी सलामती एक्ट लगाया गया था। अमृतपाल सिंह और उसके 9 साथी इस वक्त असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, जिसके चलते अमृतपाल को उसके 9 साथियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब की जेल में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर 8 अप्रैल को भटिंडा में तख्त दमदमा साहिब से मार्च निकाला जाना था। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।